हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। देखिए, मुगल साम्राज्य से पहले हमने क्या पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। उसके 5 वंश के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वंश उसमें चलते हैं दिल्ली सल्तनत में, और कौन कौन से जो है व्यक्तित्व अपना काम करते हैं और जो है मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री में अपना रोल प्ले करते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू लुसेंट देखें तो ये छोटा सा टॉपिक हमारे पास रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट कवर किए गए हैं। अगर हम फैक्ट की बात देखें तो फैक्ट बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि फैक्ट से ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो आपको फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए एक स्टोरी के रूप में मैं चीजें जो है आपको लिंक कराऊंगी, कनेक्ट कराऊंगी, वो भी आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। देखिए, वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि ना देखिए, अगर आप लाइक शेयर करते हैं ना तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दें जो आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मनप्रीत इंस्टीट्यूट के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देते हैं, तो आप वहां से इसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है। हर एग्जाम से जो कोई एग्जाम आता है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हम अपनी वीडियो में और डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक मुगल साम्राज्य। देखिए, मुगल साम्राज्य मैंने आपको बताया है बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत शासक जो है बादशाह वर्क करते हैं और अपना जो है मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो जो मुगल वंश के संस्थापक थे, जो जिन्होंने स्थापना करी थी, वो थे हमारे बाबर। ठीक है जी। बाबर एक एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। ठीक है जी, आपको ये बात याद रखनी है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना करी थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें जो है शासक को क्या कहा जाता था, बादशाह कहा जाता था। और इसकी स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी, जब उसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं बाबर के जीवन के बारे में। ठीक है जी। बाबर रहा है हमारा 1526 से 1530 में। ठीक है, जो ये इंडिया में रहता है। ये 1526 में इंडिया आता है। ठीक है, और 1530 में इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगान नामक एक छोटे राज्य के शासक थे। ठीक है जी। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1400 जो है 94 में बैठा है। देखिए, 83 में इनका जन्म होता है और 94 में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। मतलब कितने महत्वाकांक्षी ये शासक होते हैं। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करी थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। मतलब जो बाबर ने जो धारण करी थी बादशाह की उपाधि, अभी तक किसी भी शासक ने यह उपाधि धारण नहीं करी थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल थे। देखिए, जो बाबर के जो पुत्र थे वो 4 थे, लेकिन हम सबसे फेमस किसको मानते हैं? हुमायूं को मानते हैं, क्योंकि हुमायूं ही आगे जो है इसको राजवंश को आगे बढ़ाता है। लेकिन जो उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल, इनको ना हम याद नहीं रखते। ठीक है ना, इनको ज्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन ना आजकल एग्जामिनर क्या करता है, हुमायूं से क्वेश्चन ना पूछ के इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं हम
बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यफुज़ेजाई के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। कहना का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि बाबर भारत आने से पहले भारत की ओर अपनी नजर रखता था कि यहाँ से किस प्रकार जो है संपत्ति, धन, दौलत लूट ली जाए। ठीक है, इसलिए वो भारत पर अटैक करता है। कितनी बार? 5 बार अटैक करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। ये ना क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको, बहुत बार पूछ लिया गया है कि सबसे पहले ना तोप का प्रयोग किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तोप का प्रयोग पानीपत के जो है फर्स्ट युद्ध में हुआ था और बाबर ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है जी। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी था जो लोदी वंश का जो है शासक रहा है। मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ये भी ना फैक्ट बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि युद्ध स्थल में, इट मीन्स जो युद्ध होता था वहां पर मरने वाला कौन सा शासक था, वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसके साथ उनका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। तो हमें 2 व्यक्ति पता चलते हैं, एक विक्रमजीत थे और दूसरे इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल में मारे गए थे। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक एक कर से मुक्त कर दिया था। मतलब ये जो बाबर था इसने काफी वर्क जो है मुस्लिम वर्ग के लिए किया था, मुसलमानों के लिए किया था। तो जो एक्स्ट्रा कर मुसलमानों पर लगे हुए थे, इन्होंने उनको सारों को मुक्त कर दिया था। अब बात कर लेते हैं, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गांधी की उपाधि धारण करी थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि जहर देने से किस राजा की मृत्यु होती है, तो वो होती है राणा सांगा की। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1523 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मतलब भारत में ही जो है आगरा के इसकी बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। पहले तो इसका बाबर का शव है जो आराम गाह में दफना दिया गया, लेकिन बाबर ने मरने से पहले ये ऐलान किया था कि उसका जो है शव कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। तो इसको बाद में काबुल में दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। मतलब क्या था, जो बाबर था जो बहुत बड़ा विद्वान मतलब माना गया है। ये एक महत्वाकांक्षी राजा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, क्योंकि इसे ना काफी लैंग्वेज थी जो उनका मतलब नॉलेज थी इसको उनकी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहम खान खाना ने किया था। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या था उसका नाम? बाबरनामा। देखिए, ये ना आत्मकथा रचनाएं लेखक के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले ये बाबर ने किस में लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। लेकिन इसका ट्रांसलेशन है जो वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किस में किया था? फारसी भाषा में किया था। बाबर को मुंबई यान नामक पंक्तिशैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरसार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ।
बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे फेमस कौन रहता है हमारे पास? हुमायूं रहता है। आगे बात कर लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध की मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है। तो कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया और कौन इसमें जो है विजय प्राप्त करता है, मैंने सारी की ट्रिक बनाकर ना शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट की है, तो आप इसको वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वहां ना आपको सारा कंटेंट है जो वन लाइनर की फॉर्म में मिल जाता है, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाती है, तो आप वहां उसको देख सकते हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें विजयी कौन रहता है? बाबर। देखिए, बाबर के जितने भी युद्ध रहे हैं ना, आपको याद रखना है सब में बाबर की जीत होती है। ठीक है जी। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या जीत होती है? बाबर की। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी नाय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय होती है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है। देखिए, बाबर के युद्धों को याद करने की ट्रिक मैंने वैसे तो शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ भी बता देती हूँ। इसकी ट्रिक मैं यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां से देख लेना, लेकिन बोलकर मैं आपको बता देती हूँ। बाबर के युद्धों की ट्रिक है, पानी खाओ चंदा घुमाओ। पानी का मतलब पानीपत, खाओ का मतलब खानवा का, चंदा मतलब चंदेरी का युद्ध, और वो घुमाए को मतलब घाघरा का युद्ध। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं हम हुमायूं की। हुमायूं हमारा होता है 1530 से 1556 के बीच। वैसे तो ना देखिए काफी इसमें होते हैं, इसके युद्ध होते हैं, इसके हुमायूं के टाइम पे भी काफी युद्ध होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट युद्ध है मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम हुमायूं के बारे में। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है। कितनी एज होती है इसकी? 23 वर्ष एज होती है। गद्दी पर बैठने से पहले बख्शा सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना करी थी। ठीक है जी। देखिए ना, फैक्ट है, जहां फैक्ट है मैं ऐसे ही रीड करूंगी, जहां कुछ शब्दावली हुई या कुछ समझाने का पॉइंट हुआ मैं वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज ये फैक्ट आपको ऐसे ही याद रखने हैं। चौसा का युद्ध 25 जून 1500 जो है 39 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में शेर खां विजय रहता है। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण करी थी। ठीक है जी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध मोर इम्पोर्टेंट युद्ध है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17 मई 1540 ईस्वी में शेख खां एवं हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था, मतलब उसकी हार हो जाती है। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये क्या, जब इसको हुमायूं को ना हरा देता है तो ये ना दिल्ली वाला सेक्टर और जो आगरा वाला सेक्टर है उस पर अपना कब्जा कर लेता है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया था। एक ना इसके हुमायूं के लिए एक लाइन भी फेमस है कि ये ना हम हर टाइम भागता ही रहता है, मतलब इसको ना कोई भी हरा देता था और ये वहां से भागकर अपना जो है बचाव करता था, इसलिए इसको घुमक्कड़ कहा गया है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम। निवृत्तान के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु
फारसवासी शेरशाह मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली जो है अकबर जामी की पुत्री हिमदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह किया था। मतलब इनकी वाइफ का नाम क्या था? बानो बेगम था, जिससे इन्हें विवाह किया था 29 अगस्त 1541 में। कालांतर में हिमदा ने ही अकबर जैसे महान सम्राट का है जो जन्म दिया था। मतलब जो है अकबर को जन्म देने वाले का नाम कौन था? मतलब इनकी माता जी थी बानो बेगम। ठीक है। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। अपनी इसने गद्दी पर वापिस से अपना अधिकार बना लिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं। देवरा जो 1531 में लड़ा गया, चौसा जो 1539, बिलग्राम जो था 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। 1 जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। काफी इतिहासकार तो कहते हैं कि इसने मतलब नशा किया हुआ था। जो हुमायूं था इसने नशा किया हुआ था, इसलिए ये जो है लाइब्रेरी में जाता है, वहां पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन वहां ये सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेप पून ने कहा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा। मतलब ये ऐसा शासक था, ऐसा बादशाह था जो गिरते पड़ते ही हमेशा अपना जीवन व्यतीत करता है। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंगे कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए हुए थे। मतलब ये इतना इसमें विश्वास रखता था कि ना ये ना जो डे थे उनके ही अकॉर्डिंग ना कपड़े डालता था कि आज ये डे है, आज ही मैंने ये कपड़े डालने हैं। मतलब इतना विश्वास ये ज्योतिष में करता था। आगे बात कर लेते हैं शेरशाह के बारे में, जिसके साथ ये युद्ध करके भाग जाता है हुमायूं। शेरशाह हमारा होता है 1540 से 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। यह शूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो है सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान महमूद बहार खान लोहनी ने शेर खां की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है जी, ये शेरशाह के बारे में फैक्ट थे। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में भारत की जो दिल्ली गद्दी थी उसको ये अपने अंडर में कर लेता है और गद्दी पर बैठ जाता है। शेरशाह की मृत्यु कालीजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 में हो गई थी। मृत्यु के समय पर वह उक्का नामक अजोर चला गया था। कालाजीर का शासक करीत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समय तथा प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच उल्टे टीले पर निर्मित किया गया था। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। रोहतासंग किला एवं कुहला दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया था। शेरशाह ने रोहतांगगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, इसने भी ना मतलब अपने जो शासन काल में काफी वर्क किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह था ये तो शेरशाह, तो इसने काफी वर्क किए थे, तो ये इसके वर्क भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। मतलब जो जमीन को नापने के लिए इसने ही सिकंदरी गज का जो है प्रारंभ किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया था।
ठीक है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के साथ पुनः स्थापित कर दिया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। आजकल जो डाक प्रथा है ना, मतलब जो डाक पोस्ट करते हैं हम, वो किसकी देन थी? शेरशाह की ही देन थी, जो अभी तक जो है वर्तमान में प्रचलित है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अब बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था, जो कब से कब तक शासन करता है? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, जिसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लफीद ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अगर एग्जाम में जलाल के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है अकबर के बारे में बात हो रही है। बैरम खान श्याम मेहताबलिम्बी जो है 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण था, मतलब ये इसका एक संरक्षण था, सेनापति था, जिसने अकबर को मतलब शासन करने में, ठीक है, एक अच्छी सूझबूझ दी, उसका साथ दिया, उसकी हेल्प करी। वह बदशखा का निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की विजय होती है। और अकबर की विजय क्यों होती है? क्योंकि जो बैरम खां था उसका सेनापति या उसका संरक्षण, उसने उसको हेल्प करी थी, तभी इसकी अकबर की विजय होती है। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। ठीक है जी, मतलब अब अकबर अकेला जो है रह गया था शासन करने वाला, उसकी हेल्प करने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि बैरम खां की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अभी आपको आगे देखना है। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने पूर्णतः मुक्त कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर क्या होता है? विजय होता है, उसकी जीत हो जाती है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। मतलब ये था कि ये तो मुस्लिम वर्ग थे, मुस्लिम थे जो अकबर थे, लेकिन जो ये राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, ये क्या थे? ये एक हिंदू शासक थे, राजपूत वंश थे। ठीक है, लेकिन ये इनके ही समकालीन थे, तो इनको साथ साथ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये इनके ही समकालीन होते हैं। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खारसूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। जो महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 में एक शख्स धनुष की पर्चा चढ़ाते समय अनूठी चोट लगने के कारण होती है। मतलब काफी इतिहासकार तो कहते हैं इनकी मृत्यु होती है, जो वो मतलब ये धनुष पर मतलब बाण लगाते हैं तब होती है, उसके कारण इनको चोट लग जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सभी के अपने अपने मत हैं। तो आपको ये ही फैक्ट याद रखना है जो लूसेंट में है, क्योंकि यहीं से आपको हर फैक्ट क्लियर होता है, इसलिए आपको यहीं से याद रखना है।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौहट में नई राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। मतलब ये था कि जो अकबर था उसने ही दीन एवं इलाही धर्म चलाया था। ठीक है जी। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू शासक महेश दास यानी कि अकबर था। जो सबसे पहले इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो किसने किया था? अकबर के जो ये थे महेश दास बिरबल थे, जो इनके सहायक थे, इन्होंने इसको ग्रहण किया था, दीन इलाही धर्म को। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अकबर ने जैन धर्म के जो है जानाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान करी थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई थी। मतलब ये जो अकबर था ना, ये जो हिंदुओं के रीति रिवाज थे उनको भी फॉलो करता था। जो उनके रीति रिवाजों में जो कर्म कांड थे, जो अनुष्ठान थे, उनको फॉलो करता था और उन्हीं के आधार पर अपने जो है प्रशासन को चलाता था। उसमें ये जो है रूल रेगुलेशन नियम कायदे कानून बनाता था अकबर। ये हिंदुओं से ज्यादा प्रभावित था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में महसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। मतलब अभी तक ना ये ऐसा समुद्र को नहीं देखा था अकबर ने, लेकिन जब इसकी जो मुलाकात होती है पुर्तगालियों से होती है तो ये इसको समुद्र को पहली बार देखने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये कहता है कि मैंने अभी तक समुद्र को नहीं देखा था, लेकिन आपके कारण, आपसे मुलाकात करने के बाद मैंने आज समुद्र को देख लिया है। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समस्त था। अकबर के द्वारा दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो था तानसेन था। देखिए तानसेन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी इनके दरबार में रहती है, क्योंकि ये ना मतलब जो संगीत का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ये बहुत बड़े संगीतकार माने जाते थे। दशवंत एवं बरासेन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। देखिए इनके समकालीन कौन थे, इनके चित्रकार कौन थे, संगीतकार कौन थे, चित्रकार कौन थे, आपको सारी चीजें याद रखनी है। अकबर की मृत्यु होती है फिर 16 अक्टूबर 1605 में। ठीक है जी। इसने आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की बहुत सारी हमें कृतियां मिलती हैं। दिल्ली में हुमायूं का अकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला हमें सब कहाँ मिलते हैं? अकबर के शासन काल में मिलते हैं, इनकी कृतियों में मिलते हैं, क्योंकि इनका स्थापत्य कला की ओर बहुत सारा जो फोकस था, जिसके कारण इन्होंने ये सारा डेवलप कराया था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी थी एवं दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। मतलब कि ना जो अकबरनामा था उसकी जो रचना करी थी वो अबुल फजल ने करी थी। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इसका असली नाम था रामतनु पांड्या था। इसकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोली, मियाँ का महार, मियाँ का सारंग, दरबारी गाना इत्यादि। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम।
कंठाभरण वाणी जो है विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर के काल में स्वामी हरिदास एक महान संगीतकार थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तैमूर का शिष्य बताते हैं। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि धारण करवाई थी। यूसुफजाहियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की क्या हत्या हो गई थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। देखिए, ये इतने फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन हमने तो है लुसेंट को कवर करना है, इसलिए मैंने ये सारे फैक्ट इसमें डाल दिए हैं। अभी तक तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं इनको अभी आपको ये कहती हूँ कि थोड़ा इनकी तरफ कम ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। लेकिन हमने लुसेंट को कंप्लीट करना है, तो मैंने ये फैक्ट डाले थे। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवार एवं सादर नामक से तथा मिला हुसैन फौजे यार एवं दिश ने किया था। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। जो ज्योतिष थे के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए फजर नामक मोहम्मद खान गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरसिंह को महापात्र की उपाधि धारण करवाई थी, प्रदान की थी। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हो गई थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। देखिए, ये फारसी लैंग्वेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ना जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन इतने मतलब सिमिलर से होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि कौन सा जो है आंसर है, इसलिए आपको ना एक एक फैक्टर अच्छे से ध्यान रखना है। अकबर निकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर के जो है फेमस वर्क थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत अकबर ने कराया था। तीर्थ यात्रा का कर जो था वो इन्होंने ही समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा में फतेह सीकरी का स्थानांतरण जो है इसने ही कराया था। इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना करवाई थी। इलाही स्वंत धर्म की जो है शुरुआत इन्होंने की थी। आगे बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल हमारे पास रहता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। देखिए, जो सबसे पहले ना जो मतलब ये अकबर थे, इन्होंने ना बहुत काम किया है अपने शासनकाल में, और सारे इनके ना वर्क पूछे गए हैं एग्जाम में। मतलब ये है कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, तीर्थ यात्रा कर का जो है किसने समाप्त किया था, ये सारा इसमें पूछा गया है। तो आपको ना अकबर के जो मैंने ये लिस्ट दी हुई थी पीछे, इसको अच्छे से याद करना है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त, देखिए इनके ना आपको जन्म याद रखने हैं जरूर, ठीक है, क्योंकि ना जन्म से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जन्म आपको याद रखने हैं। और सिर्फ ना मतलब ये है कि आपको सन नहीं याद, सन के ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन आपका ज्यादा फोकस ना डेट्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ना आजकल ना एग्जाम में डेट्स पूछी जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि सन तो हर बच्चे के याद होते हैं, इसलिए वो सन को ना पूछकर डेट्स के बारे में ज्यादा अब क्वेश्चन डालने लग गए हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है।
यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजक एवं जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतमिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो एवं जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दी थी। लेकिन ये सबसे बुरा काम इन्होंने किया था कि ना, जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको इन्होंने फांसी पर लटकवा दिया था, मतलब उनको फांसी दे दी थी। ठीक है, ये इन्होंने बहुत बुरा काम किया था। खुसरो गुरु के गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ में निकल गया था। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग के साथ संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण अली कुल बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मोहर्रम अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेना में नियुक्त हो गई थी। मेहर जहांगीर ने मई 1611 में उसने विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने गियाज बेग को शाही दीवान बनाया था। इत्माद उल दौला की उपाधि इनको दी थी। आगे बात कर लेते हैं। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर था जो नूरजहां एवं उनके भाई आफल खां को बंदी बना लिया था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे शाहदार लोहार में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपने चमोत्कर्ष एवं जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर ने जो आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा के लिए चित्रशाला की स्थापना करी थी। देखिए, ये ना सिर्फ फैक्ट मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि कभी कोई कैंडिडेट कहे कि मैम आपने ये मिस कर दिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, आपको उन्हीं पर फोकस करना है। ये तो सिर्फ एक जो है स्टोरी के रूप में चल रहा है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम। उस्ताद महसूल एवं अब्दुल हसन को जहांगीर के क्रमशः नादिर अल उल एवं नादुजम्मा की उपाधि प्रदान करी थी। देखिए, इन्होंने वैसे ना बड़ी अजीब उपाधियां धारण कर रखी हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं हो पाती। इसने संस्कृति के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। देखिए, स्वर्ण काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने चित्रकला में बहुत ज्यादा रोल अपना दिया है। इत्माद उल दौला का मकबरा 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग एवं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थि तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। आगे बात कर लेते हैं। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिश एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। अब बात कर लेते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का शासनकाल रहता है हमारे पास 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है।
4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एवं शानी की उपाधि जो पर है सिंहासन पर बैठा है। ये जो शाहजहां था आफल खां को वजीर पद एवं महावत खान को खान खाना की उपाधि प्रदान करी थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने का जो है निर्देश दिया था, जहां इसने 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कहाँ था? आगरा में उसकी कब्र के ऊपर बनवाया गया था। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार करी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी रूपरेखा है जो ताजमहल की, वो किसने तैयार करी थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लोहारी था। महमूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार जो था बादल खां था। ठीक है जी। और काफी ना इतिहासकार कहते हैं कि जो जिसने ताजमहल का निर्माण किया था ना, मतलब उसको बनाने वाला अकबर, ये जो शाहजहां था उसने उसके हाथ कटवा दिए थे। हाथ कटवाने का मतलब यहाँ कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हाथ ही कटवा दिए थे। नहीं, हाथ कटवाने का मतलब हम अगर एक पंक्ति में ये समझे कि उनको मतलब ये कह दिया था कि आपको आज के बाद कोई कार्य नहीं करना। ठीक है, मतलब ऐसी कोई मतलब इमारत नहीं बनानी, कोई महल नहीं बनाना जो ताजमहल से सुंदर हो। ठीक है, तो इसने शाहजहां ने क्या किया था, उसको ना काफी सारी धन दौलत दे दी थी और मतलब ये था कि अब तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैंने तुझे बहुत सारी धन दौलत दे दी थी। मतलब एक टाइप से अगर कहें तो उसको ना बेरोजगार कर दिया था। मतलब उसके हाथ नहीं कटवाए थे। हाथ कटवाने का मतलब यहाँ से ये होता है कि उसको बेरोजगार बना दिया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। देखिए काफी बार ना एग्जामिनर अब क्या करता है कि जो अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी, जो स्थापत्य कला बनवाई थी और जो जो शाहजहां ने बनवाई थी, इनको ना मिक्स करके दे देता है जो ऑप्शन में, ताकि ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और पूछता है कि जो है अकबर ने कौन सी बनवाई थी स्थापत्य कला। ठीक है, किसने उसका निर्माण करवाया था, शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी। तो ना बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रखना है। नोट देख लेते हैं। हुमायूं के मकबरे का ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। अब बात कर लेते हैं। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की जो है नींव डाली थी। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकारी मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम थे। संस्कृति कवि जो थे वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतक छाल खां एवं गुण समंदर की उपाधि एवं संगीत जगन्नाथ को हिंदी कवि भी माना था, जो कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए यहाँ तो आपको ये याद रखना है कि उसकी पुत्री ने क्या काम किया था, और जो उसके संस्कृति जो कवि थे, संस्कृत जो लैंग्वेज से रिलेटेड उसके जो राइटर थे वो कौन थे, वो आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वेद, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था।
इसने सरे एवं अकबरी महान रस्या नामक के उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली एवं कॉलेज का निर्माण करवाया था तथा दारू नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। देखिए इसने ना वैसे अपने शासनकाल में बहुत कार्य किए थे, क्योंकि ना इसको ये था कि ना जो अकबर था उससे ज्यादा महान कहीं ना कहीं बनने का इसके मन में था। तो इसने ना काफी अकबर से ज्यादा काम करने का इसने जो है प्रण लिया हुआ था, इसलिए ये अधिक से अधिक कार्य करवाता है। सितंबर 1697 में 57 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने का मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया था। मतलब उस अफवाह फैला दी थी कि जो है शाहजहां की मृत्यु होने वाली है। तो अब नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके लिए उसने अफवाह फैला दी थी। ठीक है, 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थ ये 26 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है औरंगजेब के बारे में। 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल रहता है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। मतलब बचपन इसका कहाँ बीता था, नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का जो है निकाह किया जाता है। आगरा पर कब्जा कर औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करवाया था। आगे बात कर लेते हैं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई जो है 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, जो शाहजहां के महल 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहब्बत हकीम। देखिए इनके गुरु के नाम ना आपको याद रखने हैं, क्योंकि ना जो यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, हिस्ट्री से, तो वो इनके गुरु के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मान्यता था और जिंदा पीर इसको कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। ठीक है, देखिए ये ना बहुत मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं कि किसके बीच में कौन सी संधि होती है। और इसको औरंगजेब को एक उपाधि दी जाती है जिंदा पीर की, तो आपको वो भी याद रखना है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम। सोलह सौ 86 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये जो औरंगजेब था ना, इसने अपने जो है साम्राज्य को ना विस्तारित करने के लिए बहुत सारे ना युद्ध किए थे, लड़ाइयां की थी। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई जो है जाट पराजित हुए थे, जो औरंगजेब के साथ युद्ध करते हैं। गोलकुल को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। भरतपुर राजवंश की नींव जो है औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के द्वारा डाली गई थी। ठीक है जी, औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। ठीक है, मतलब ये खुद वीणा जो है बजाता था औरंगजेब। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था, क्योंकि ना इसको ना पक्का मुसलमान भी कहा जाता था। ये ना हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत करता था, तो ना हिंदुओं के जो मंदिर थे, जो पूजा का स्थान था, उसको ये ना मतलब ये था, इसको ये था कि इसको नष्ट करना ही करना है। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 में हो जाती है।
खुल्दबाबाद और रोजा कहा जाता है जिसमें दफनाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो थे हिंदू थे। देखिए ये हिंदुओं से इतनी नफरत करता था लेकिन फिर भी ना जो इसकी मुगल सेना थी उसमें सबसे ज्यादा जो थे हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फोकशाही बलियाने औरंगजेब के चिकित्सक थे, मतलब इनका इलाज करते थे। अब मुगल साम्राज्य में ना कुछ वर्ग हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। मंत्री परिषद को विराजित कहा जाता है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। औरंगजेब के समय में असाद खान सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्यरत थे। ठीक है जी। मीर बख्शी द्वारा सरक्त नामक पत्र एवं हस्ताक्षर के बाद सेना को हर महीने वेतन दिया जाता था। जब कभी सदर न्यायालय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद एवं आशा का निरीक्षण रद्द करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सभा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा एवं डाक चौकी होता था। ठीक है जी, आपको ये याद रखने हैं। जहांगीर ने सवार पद में 2 अफसर एवं सिंह अफसर की व्यवस्था करी थी। सर्वप्रथम पद महाबत खान को दिया गया था। ये ऐसे मतलब शब्दावलियां हैं जिसको आपको याद रखना है कि इनके शासनकाल में ये यूज होती थी। सबसे बड़ा सिक्का जो है सरब सोना का होता था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम प्रयोग होता था। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। स्वार पद एवं घुड़सवार दास्तों की संख्या का ज्ञान होता था। ठीक है जी। 1570 से लेकर 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्त प्रारंभ की थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नेक्स्ट प्रणाली को अपनाया था जो भू राजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया गया था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो है औरंगजेब के समय में शुरू हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही अपना नाम एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। देखिए ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। ठीक है जी, तो आप इस वीडियो को 3-4 बार देखें, आपको ये अच्छे से रिकवर हो जाएगी, इसकी रिवीजन हो जाएगी। वन लाइनर के लिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दे रखी हैं, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।